Hello and welcome everyone. In this video, we are going to talk about the structure and classification of carbohydrates. Before that, let us see what is carbohydrate. एक ओल्ड डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का जो पहले यूज किया जाता था वो ये कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उसमें ये कहा जाता था कि कार्बन का एटम और पानी का मॉलिक्यूल यानी H2O का मॉलिक्यूल किसी एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं तो उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। उसका एक जनरल फार्मूला दिया गया जो कि है CnH2O का N। आप जैसा कि जानते हैं कि ग्लूकोज का फार्मूला, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो होता है C6H12O6। तो क्या अगर इस जनरल फार्मूला में हम N की जगह पर 6 डालें तो क्या हमें C6H12O6 मिलता है? बिल्कुल मिलता है। N की जगह पर आप 6 डालेंगे तो आप पाएंगे कि C6H12 हो जाएगा और O6 ग्लूकोज का फार्मूला आपको मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप इस जनरल फार्मूला से पता कर सकते हैं N का वैल्यू डाल करके, कार्बन एटम कितने हैं इस हिसाब से। लेकिन all the compounds which fits into this formula may not be considered as carbohydrates। अब ये एक्सेप्शन निकल के आया इस फार्मूला का हमारे सामने। इसके बाद हमने इस डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया। वो एक्सेप्शन क्या था? अब फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड को आप देख लीजिए, इसका जो फार्मूला है वो है CH3COOH। ये फार्मूला इस जनरल फार्मूला में एग्जैक्टली फिट होता है अगर हम N की वैल्यू 2 डाल दें तो। N की वैल्यू अगर हम 2 डालेंगे तो कार्बन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन 4 हो जाएगा जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ऑक्सीजन जो है वो भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो CH3COOH ये फार्मूला बिल्कुल फिट बैठता है इस जनरल फार्मूला में। बट क्या ये एक कार्बोहाइड्रेट है? तो आंसर है नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आप जानते हैं एसिटिक एसिड इज एन एसिड। सो तो ये तो गलत हो गया ना। फिर रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें पता है कि रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन रैमनोज का जो फार्मूला है वो इस जनरल फार्मूला में फिट नहीं होता। तो इस जनरल फार्मूला का के बहुत सारे एक्सेप्शन सामने आए, और एक्सेप्शन सामने आने के बाद हमने इस ओल्ड डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया और हमने एक न्यू डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया, अडेप्ट किया। और वो न्यू डेफिनेशन क्या था? न्यू डेफिनेशन था कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोलेज और कीटोज को हम हाइड्रेट्स कहते हैं। अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोलेज और कीटोज का क्या मतलब है? मतलब ये है कि किसी कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे वो कहलाया कि पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, और उसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप या फिर एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इसमें और भी बहुत सारे क्राइटेरिया थे, उन क्राइटेरिया के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोलेज और कीटोज एंड देयर डेरिवेटिव्स को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि ये न्यू डेफिनेशन है। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट जो वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है बहुत सारे एनिमल्स के लिए। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि पानी में सॉल्युबल हैं और स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि पानी में सॉल्युबल हैं और उनका टेस्ट स्वीट है उन्हें हम शुगर कहते हैं। अब कौन कौन सी क्राइटेरिया थी जो ये डिसाइड करने में हमें हेल्प करती हैं कि कौन सा कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है कौन सा नहीं? तो वो क्राइटेरिया थे कि नो COS POS, मतलब कि कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री उस कंपाउंड की नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करें किसी भी डायरेक्शन में तो उस कंपाउंड का जो दो भाग होता है वो मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए। चाहे हम वहाँ लाइन ड्रॉ करें या एक प्लेन ड्रॉ करें उस कंपाउंड में कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से, तो वो दोनों दो इक्वल पार्ट्स में नहीं बंटने चाहिए। तो हम उसे बोलेंगे नो COS एंड नो POS। कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है उस मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। कायरल कार्बन, कम से कम एक कायरल कार्बन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। वो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होना चाहिए, मतलब कि OH ग्रुप का नंबर एक से ज़्यादा होना चाहिए। एक एल्डिहाइड या फिर एक कीटोन ग्रुप वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए उस कंपाउंड के अंदर। जब
उसके अंदर एक कायरल कार्बन एटम होगा, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री पिन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो वो वैसा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो ये क्राइटेरिया थी। अब इन्हीं क्राइटेरिया का यूज करके हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं एसिटिक एसिड और ग्लिसरल्डिहाइड में। ग्लिसरल्डिहाइड एक कार्बोहाइड्रेट है। आइए देखते हैं, ये जो लेफ्ट साइड में है वो ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, और जो राइट साइड में है वो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब ग्लिसरल्डिहाइड की इस वाले कार्बन पे आप फोकस करने का कीजिए, जिस पे मैंने स्टार मार्क कर रखा है। इसके चारों ग्रुप्स को आप देखिए, ये वाला हाइड्रोजन ग्रुप है, ये वाला CHO ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है, ये CH2OH वाला ग्रुप अटैच्ड है, और यहाँ पे ये OH ग्रुप अटैच्ड है। मतलब चारों के चारों जो एटम्स है, ग्रुप्स जो उसके साथ अटैच्ड हैं इस वाले कार्बन के साथ, वो चारों अलग अलग हैं, मतलब कि ये कायरल कार्बन एटम है। अब इसको हम किसी भी साइड से काटने का प्रयास करें तो हम दो इक्वल पार्ट में इसे नहीं काट पाते, यानी कि यहाँ पे नो COS है, नो POS है, मतलब कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं है। और कौन कौन सी क्राइटेरिया थी इसके अंदर, कि कायरल कार्बन होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये OH ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, एक दूसरा यहाँ पे अटैच्ड है, मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, एक से ज़्यादा OH ग्रुप्स इसके अंदर प्रेजेंट है, और इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये आपका ये सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, यानी कि इसका मतलब ये जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, इसे हम रिगार्ड कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। अब हम देखते हैं एसिटिक एसिड को। एसिटिक एसिड की जब आप देखेंगे, इस वाले कार्बन को देखें तो यहाँ पे COOH ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ तीनों हाइड्रोजन ग्रुप ही प्रेजेंट है, मतलब चारों अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट इस वाले कार्बन पे तो नहीं है, मतलब ये वाला कार्बन तो कायरल एटम नहीं है। और इस वाले कार्बन को देखेंगे तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो sp2 हो गई। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो कायरल एटम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मतलब इसके अंदर कोई भी कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। हाँ, ये भी है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री पिन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कायरल एटम भी नहीं है। और पॉलीहाइड्रोक्सी है क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी भी नहीं है, एक ही OH ग्रुप है अगर आप देखें तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हालांकि ये इसका फार्मूला हमने पीछे देखा कि फिट बैठता है CnH2O कबोल एन वाले जनरल फार्मूला में, लेकिन ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को। तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स के अंदर। अब मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, सैकेराइड्स क्या होता है, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सैकेराइड्स क्या होता है। सैकेराइड्स हम शुगर को बोलते हैं, और मोनो मीन्स एक, यानी नाम से स्पष्ट है कि एक शुगर का वो एक इकाई जो कि फर्दर नहीं टूट सकता। द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ द शुगर विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता पानी में डालने के बाद। वो अगर सपोज ग्लूकोज को हम पानी में डाल रहे हैं तो वो ग्लूकोज और ज़्यादा और छोटे मॉलिक्यूल में नहीं टूट सकता, और इसलिए हम इसे मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। मतलब अगर आप इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि अगर मोतियों की माला है तो उस मोती की माला में जो मोतियाँ हैं वो मोनोसैकेराइड्स है, और जो पूरी की पूरी माला है वो पॉलीसैकेराइड्स है। इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को मिला करके हम बड़ी इकाई बनाते हैं, जिसको हम ओलिगोसैकेराइड्स है पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। तो ये जो मोनोसैकेराइड्स है वो सिंपलेस्ट शुगर है जो कि फर्दर नहीं टूट सकता, एक ही मॉलिक्यूल में टूटेगा, इसलिए उसको हम मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। तो एक ही मॉलिक्यूल के रूप में प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज को पानी में डालेंगे तो वो एक ही मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा, ये टूटेगा नहीं। अब हम ओलिगोसैकेराइड्स को देखते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड्स में कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 9, यहाँ पे 3 to 9 लिखा है, बट 2 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मैंने आपको पहले बताया कि इन्हीं मोनोसैकेराइड्स को मिला के हम ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। तो ये अगर जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं उसे अगर पानी में डालेंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड मिल सकता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड मिल सकता है, 4 मिल सकता है, या फिर ऐसे करते करते 9 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स तक हमें मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज को जब हम पानी में मिलाएंगे, सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज हमारा टेबल शुगर कहलाता है, जो कि हमारे घरों में चीनी प्रेजेंट है, वो सुक्रोज है। जब सुक्रोज को हम पानी में मिलाते हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर टूट जाता है। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल में टूट गया, इसलिए उसको डाइसैकेराइड भी बोलते हैं। 2 मॉलिक्यूल किन किन मॉलिक्यूल्स में चेंज हुआ, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज के अंदर ये टूट जाता है, कौन, सुक्रोज, इसलिए इसे डाइसैकेराइड बोलते हैं। और ऐसे ही ओलिगोसैकेराइड्स के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जो कि 3 मॉलिक्यूल में टूटेगा, 4 मॉलिक्यूल में टूटेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो हाइड्रोलिसिस करने के बाद 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स में टूटते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, जब इन्हें हम हाइड्रोलाइज करवाएंगे
तो ये जो है वो 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड्स में टूटेगा और इसलिए हम इसे पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक नोट है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि पॉलीसैकराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन शुगर्स। जो पॉलीसैकराइड्स हैं वो उनका जो टेस्ट है वो स्वीट नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें हम नॉन शुगर्स बोलते हैं। ठीक, अब बेस्ड ऑन वेदर दे कैन रिड्यूस टॉलरेंस रीजन एंड फेलिंग सॉल्यूशन दे कैन अगेन बी क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या एक कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस रीजन को और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर पा रहा है या नहीं, इसके बेसिस पे भी हमने अभी जो क्लासिफिकेशन देखा वो इस बेसिस पे था कि पानी में डालने में हाइड्रोलाइसिस करने के बाद वो कितने मॉलिक्यूल में टूट रहा है, कार्बोहाइड्रेट कितने मॉलिक्यूल में टूट रहा है। एक मॉलिक्यूल में टूट रहा है तो मोनोसैकराइड, अगर 2 से लेकर के 9 मॉलिक्यूल के रूप में प्रेजेंट होता है पानी में तो उसमें बोलते हैं ऑलिगोसैकराइड्स, और अगर 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकराइड्स में टूटता है या फिर पानी में प्रेजेंट होता है पानी में मिलाने के बाद तो उसमें बोलते हैं पॉलीसैकराइड्स। अभी हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो इस बेसिस पे कि वो टॉलरेंस एजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर पाता है या नहीं। अगर कर पाता है तो रिड्यूसिंग शुगर, अगर नहीं कर पाता है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब कौन होंगे रिड्यूसिंग शुगर? ऑल मोनोसैकराइड्स वेदर एल्डोलेज और कीटोज, तो जितने भी मोनोसैकराइड्स हैं भले ही उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, वो सारे के सारे रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग का एग्जांपल कौन है? रिड्यूसिंग का एग्जांपल आप ग्लूकोज ले सकते हैं, फ्रुक्टोज ले सकते हैं। ये जो ग्लूकोज है, ये जो फ्रुक्टोज है, इसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, फ्रुक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? तो जो डाइसैकराइड है वो रिड्यूसिंग भी हो सकता है, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकता है। तो नॉन रिड्यूसिंग का एक एग्जांपल है सुक्रोज, जो कि एक डाइसैकराइड, मैंने आपको पहले ही बताया। और हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। अब हम मोनोसैकराइड की क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं। अभी तक हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन को देख रहे थे कि कैसे वो मोनोसैकराइड्स, ऑलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स के अंदर उसे क्लासिफाई किया गया है, फिर उसे रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर क्लासिफाई किया गया। अब जो हम देख रहे हैं वो मोनोसैकराइड की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। मोनोसैकराइड सबसे छोटी इकाई जरूर थी और वो एक मॉलिक्यूल में टूट रहा था, एक कार्बन में नहीं। तो कार्बन 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो अगर 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में एटम कंपाउंड में टूटता है तो उसमें ट्राइओज, 4 कार्बन एटम अगर उसमें होंगे तो उसमें रेट्रोज, फिर ऐसे ही 5, 6, 7, 5 को पेंटोज, 6 कार्बन उसमें प्रेजेंट होगा तो हेक्सोज, और 7 प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे हेप्टोज। और उसमें अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उसमें बोलेंगे एल्डोट्राइओज, अगर कीटोन प्रेजेंट है तो कीटोट्राइओज, एंड सो ऑन सो फोर्थ आप इसे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। अभी जो हमने ट्राइओजेज और टेट्रोजेज पढ़ा है, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो ट्राइओजेज जिसमें कि 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, PGAL, पॉलीग्लिसरॉल्डिहाइड। टेट्रोजेज जो है उसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और उसका जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं एरिथ्रोज, एरिथ्रोलोज। पेंटोजेज के एग्जांपल्स हैं जाइलोज, जाइलुलोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, राइबोलोज। आपको पता होगा कि डीऑक्सीराइबोज जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, जो राइबोज है वो आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक वैसे ही हेक्सोजेज के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? तो हेक्सोजेज के एग्जांपल हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज चूँकि अंगूर में होता है, ग्लूकोज चूँकि फ्रुक्टोज भी अंगूर में होता है, ग्लूकोज भी होता है। और जो ये ग्लूकोज है ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे ब्लड शुगर भी बोलते हैं। फ्रुक्टोज चूँकि फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसे फ्रूट शुगर बोलते हैं। गैलेक्टोज क्योंकि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको गैलेक्टोज भी बोलते हैं, ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। हेप्टोजेज के कौन से एग्जाम्पल हैं? तो हेप्टोजेज का यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, सीडोहेप्टुलोज जो है वो हेप्टोजेज का एग्जाम्पल है। अब ये जो था ये मोनोसैकराइड्स के एग्जांपल्स थे। अब हम ऑलिगोसैकराइड्स के एग्जांपल देखेंगे। ऑलिगोसैकराइड्स में हमने देखा था डाइसैकराइड, सुक्रोज एक डाइसैकराइड है। ठीक वैसा ही माल्टोज और लैक्टोज भी एक डाइसैकराइड है। तो माल्टोज अगर डाइसैकराइड है तो 2 मॉलिक्यूल में चेंज होना चाहिए, और वो कौन कौन से 2 मॉलिक्यूल हैं, कौन कौन सा वो कंपाउंड है जिससे कि ये बना होता है? तो जो माल्टोज है वो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ग्लूकोज देता है और ग्लूकोज देता है, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बना होता है माल्टोज। ठीक उसी प्रकार हमने पहले भी देखा कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर टूटता है, मतलब कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना हुआ था। ठीक वैसे ही लैक्टोज जो है वो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज देता है, मतलब कि ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ था।
ठीक। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स को देखते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, ये टाइप्स हैं, ये एग्जाम्पल्स नहीं है, ये टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? वैसे पॉलीसेकेराइड्स जो कि सेम टाइप ऑफ मोनोमर से बने हों, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर से बने होंगे वो हेटेरोपॉलीसेकेराइड। सपोज अगर कोई पॉलीसेकेराइड है जो सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, 10 से 12 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक, तो उसे हम बोलेंगे क्या? होमोपॉलीसेकेराइड। कोई अगर पॉलीसेकेराइड है, सपोज में 12 मॉलिक्यूल हैं और उसमें ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूल है, फ्रुक्टोज का भी मॉलिक्यूल है, गैलेक्टोज का भी मॉलिक्यूल है, तो उसे हम बोलेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड्स। सेलुलोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड। सेलुलोज के बारे में आपको याद रखना है कि दिस इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि बीटा क्या है, डी क्या है। तो बीटा और डी हम समझेंगे स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे होंगे कार्बोहाइड्रेट्स का, तो उस वक्त हम देखेंगे इसको डिटेल में कि बीटा कौन से स्ट्रक्चर को हम बीटा बोलते हैं, किस स्ट्रक्चर को अल्फ़ा बोलते हैं, कौन सा डी होता है, कौन सा एल होता है। तो इसे हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में इसे डील करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि दिस इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। मतलब लीनियर सेलुलोज जो है वो लीनियर पॉलीमर है किसका? बीटा डी ग्लूकोज का। बीटा डी ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, और इसके 6000 से 10,000 यूनिट्स को जब हम मिला देते हैं तो ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है, उसे हम सेलुलोज बोलते हैं जी। तो ये आपका जो मोनोमर होगा, इसका मोनोमर हो गया बीटा डी ग्लूकोज, और इससे जो पॉलीमर बन रहा है उसे हम सेलुलोज बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होता है, मतलब कि दो ग्लूकोज यूनिट जो मिल रही हैं आपस में कनेक्ट हो रही हैं, वो बीटा 1,4 लिंकेज से हो रही हैं। ये भी बीटा 1,4 लिंकेज जो है वो आपको स्ट्रक्चर में और डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि बीटा 1,4 लिंकेज, 1,4 यानी कि एक ग्लूकोज यूनिट का पहले कार्बन से और दूसरे ग्लूकोज यूनिट के चौथे कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, तो इसलिए हम इसे 1,4 लिंकेज बोलते हैं। तो इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होता है, और ये जो है मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट सेल वॉल है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, तो ये आपको याद रखना है। इट्स अ मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इट्स नॉट, मैं लेट मी क्लियर इट दैट इट्स नॉट द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन। आपको ये याद रखना है कि मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इज सेलुलोज, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज सेलुलोज। अब हम बात करते हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च जो है मेन स्टोर्ड फूड इन प्लांट, मतलब फूड जो स्टोर होता है प्लांट के अंदर, वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये जो है वो पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का, ये था बीटा डी ग्लूकोज का। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, और जो स्टार्च है दिस इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये जो है वो दो टाइप ऑफ, यहाँ पे तो एक ही चेन था, यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ चेन होते हैं, मतलब कि दो प्रकार के चेन होते हैं। पहला चेन जो कि लीनियर होता है बिल्कुल सीधा, और दूसरे जो होते हैं वो ऐसे उनमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। लीनियर तो होता है, उसमें ब्रांच भी होता है। तो जो लीनियर स्ट्रक्चर है, जो अनब्रांच्ड है, उसे हम लोग बोलेंगे एमाइलोज, और उसके अंदर 200 से 500 अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट्स अरेंज होते हैं। और कैसे लिंक होते हैं आपस में? 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज के साथ, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज है इसलिए यहाँ पे अल्फा, और 1,4 लिंकेज यानी कि एक ग्लूकोज यूनिट का फर्स्ट वाले कार्बन से और दूसरे ग्लूकोज यूनिट के फोर्थ वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, इसलिए हम इसको अल्फा 1,4 लिंकेज कहते हैं। ये एमाइलोज का स्ट्रक्चर है। एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे तो ये एक ब्रांच चेन मॉलिक्यूल है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज। जो लीनियर स्ट्रक्चर होगा उसमें ब्रांचिंग भी होंगी। तो जो लीनियर स्ट्रक्चर होगा वो 1,4 लिंकेज से बना होगा, और जो जहाँ ब्रांचिंग हमें देखने को मिलेगी वहाँ हमें 1,6 लिंकेज देखने को मिलता है। ठीक, और आपको ये भी याद रखना है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 30 अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट को मिलाने के बाद एमाइलोपेक्टिन बनता है। और स्टार्च जो है जो कि हमें पोटैटो में देखने को मिलता है, उसमें 20% एमाइलोज होता है और 80% एमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड, और ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। प्लांट्स में जो फूड स्टोर हो रहा था वो किसके फॉर्म में हो रहा था? वो स्टार्च के फॉर्म में हो रहा था। जो एनिमल्स में फूड स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। इसलिए हम इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च।
और ये जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर होता है लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर, और लीवर के अंदर ज़्यादा स्टोर होता है। तो ये थी जो जनरल बातें थी ग्लाइकोजन के बारे में जो आपको याद रखना होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें ये देखना है मेनली कि ये इट्स अ हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ होता है लाइक स्टार्च। लेकिन वहाँ पे दो चेन होता है स्टार्च में, लेकिन यहाँ पे एक ही चेन होता है, वो एमाइलोपेक्टिन जैसा चेन होता है, मतलब कि लीनियर स्ट्रक्चर भी होगा और उसमें ब्रांचिंग भी हमें देखने को मिलेगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि फाउंड बाई 1,4 बॉन्ड लिंकेज, 1,4 बॉन्ड लिंकेज से एक लॉन्ग चेन बनता है और 1,6 लिंकेज हमें ब्रांचिंग में देखने को मिलती है। तो ऐसे ग्लाइकोजन बनता है। और ये यहाँ तक हमने देखा होमोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स। अब हम देखने वाले हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के कुछ एग्जांपल्स वो आपको याद रखने हैं, दैट्स इट। जैसे कि हायालुरोनिक एसिड है, कॉन्ड्रोइटिन है, हेपेरिन है, पेक्टिन है, हेमिसेलुलोज है। कॉन्ड्रोइटिन जो है वो हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्रोइटिन के साल्ट्स। और जो हेपेरिन है वो एंटीकोगुलेंट है, पेक्टिन जो है वो सेल वॉल में, और हेमिसेलुलोज जो है वो भी सेल वॉल में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो था ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और वो वीडियो आपके सामने अभी अपीयर हो रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं, जहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि बीटा डी ग्लूकोज, बीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, डी फॉर्म क्या होता है, एल फॉर्म क्या होता है, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है। और इसके अलावा हम वहाँ पे जो देखने वाले हैं वो म्यूटर रोटेशन देखेंगे, एनोमर्स देखेंगे, एपिमर्स देखेंगे। ये सारी चीज़ें अगली वाली वीडियो में डील की गई हैं।